सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। नाजरीन, 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीरियों के हिमायत में एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपना जो हक है वो हासिल करने का हक दिया गया था और अपने मुस्तकबिल का जो फैसला है वो करने का उन्हें हक दिया गया था। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी आज हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए और उस अज़्म की तजदीद के लिए आज हक खुद इरादियत मना रहे हैं और आज का जो दिन है वो तहरीक आज़ादी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का दिन है। लेकिन अगर हम कश्मीर की सूरत हाल की बात करें तो कश्मीर में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज है, लॉकडाउन और भारत का जो जुल्म सितम है वो जारी है। 153 रोज हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करें। 153 रोज से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और दुनिया जो है वो कश्मीरियों की हालत से ना वाकिफ है। लगारी साहब, हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि जेलों में कैद हैं। किस तरह से झेल रहे होंगे ये जुल्म सितम हमारे कश्मीरी बहन भाई? देखें, 5 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है कि वहाँ पर कर्फ्यू है, वहाँ लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पर लोगों को रसद खुराक की कैसे हो रही है, वहाँ पर लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मामूलात उनके टोटल ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर कोई एक्टिविटी ज़िंदगी की नहीं हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो आलमी ज़मीर पर और पूरी की पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक सवाल निशान है और बहुत बड़ा सवाल निशान है कि ये एक आदमी का मसला भी हो तब भी ये बहुत बड़ा मसला है कि जाए कि 1 करोड़ इंसानों का ये मसला हो और 1 करोड़ इंसानों को इस तरह से उनके मतलब कोई जिंदगी की कोई बुनियादी चीज जो भी हो सकती है, ये तो जंगल के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, ये कभी गुलामाना दौर में ऐसा नहीं हुआ, कभी जागीरदाराना दौर में, किसी भी इंसानी जिंदगी के तमद्दुन से पहले के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों की इतनी बड़ी आबादी को लाताल्लुक कर दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए और रियासत का पूरा जबर मुसल्लत कर दिया जाए। ये अगरचे ये सारी सूरत हाल तो डोगरा राज के आगाज से शुरू हुई थी, जब डोगरा के हाथों में कश्मीर का सौदा किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, और वो बहुत यानी इससे भी बहुत पहले था, वो 1 सदी होने को है उस पूरे के पूरे जुल्म सितम को। लेकिन हालिया जुल्म जो मोदी के दौर में हुआ है इसकी तो तारीख में कोई मिसाल ही नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जनाब दुनिया के फलां खित्ते में तो ऐसा पहले भी हो चुका है, तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हो चुका है कि तमाम इंसानों को यरगमार बनाकर बंद कर दिया गया हो और रियासत जो है वो पूरे का पूरा जबर मुसल्लत कर चुकी हो। तो ये किसी सूरत में भी, ये जो एंकर साहब और साथ में उनके तज्जियाकार कह रहे थे कि पीछे हो गया, कश्मीर का मसला नहीं पीछे हो सकता है। कश्मीर का मसला अब भी रोज़े अव्वल की तरह मौजूद है और जब तक ये मसला नहीं हल होता है, जब तक कश्मीरियों की मर्जी मंशा राय के मुताबिक इसको हल नहीं किया जाता है, तब तक ये मसला यूं का त्यों रहेगा और इस मसले को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है और इसका ही रास्ता दुनिया को तलाश करना है। लगारी साहब, इस वक्त भारत के अपने अंदर जो आग लगी हुई है उसमें मोदी के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है कि इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो उनको भड़काएं और भारत को जलाएं? नहीं, भारत तो जल रहा है। भारत इंतहा पसंद हिंदू भी अब उतनी ताकत में नहीं है। देखें, बात यह है कि कौन सी सोसाइटी ये चाहेगी कि इज्तिमाई खुदकुशी करे, कौन सी सोसाइटी चाहेगी कि 1 अरब या 1.25 अरब इंसानों का मुल्क जो है इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ बढ़ जाए। देखें, वहाँ सिस्टम मुख्तलिफ किस्म का रहा है, वहाँ का मजहब, वहाँ की अखलाकियात एक तबकाती तकसीम को राइज करती है। ब्राह्मण, वेश, खिस्त्री या शूदर, ये तो तारीखी तबकाती तकसीम उन्होंने बना रखी है, लेकिन इस पर भी लोग रिजस्ट कर रहे हैं। अब बाकी सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, अगर आप उनको लाताल्लुक कर देंगे तो सोसाइटी कैसे इसको वो टॉलरेट करेगी। लेकिन इसका एक तरीका ये निकाला जाएगा जो अल्टीमेटली, एक तो ये रियासतें इनकार कर रही हैं कि इस कानून को नहीं मान रही हैं, केरला ने भी शायद किया है और रियासतें भी इस तरफ जाएंगी, लेकिन अंजाम कार क्या होगा?
अंजाम कार ये होगा कि रियासत पूरे के पूरे हिंदुस्तान को ये जो कहा जाता रहे कि एक मुल्क है, वो एक मुल्क नहीं रहेगा। साउथ में कई मुल्क बनेंगे, नॉर्थ में कई मुल्क बनेंगे, ईस्ट अलग हो चुका है। ईस्ट में तमाम रियासतें जो है वो अपना अलहदा तशख़्ख़ुस बना चुकी हैं। आसाम का यही सूरत हाल है, मिजोरम की यही सूरत हाल है, मणिपुर की यही सूरत हाल है, त्रिपुरा की यही सूरत हाल है, नागालैंड की यही सूरत हाल है, सिक्किम की यही सूरत हाल है। वो बड़ाए नाम वफाक के चंगोल में फंसी हुई हैं, लेकिन अमलन अलहदा हो चुकी हैं। अब बाकी रियासतें, जनूबी और शुमाली रियासतें भी, और मगर ऐसा नहीं है कि इनकी मगरबी रियासतें जो है वो वहाँ देखें आप से अपना अलग मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं। हरियाणा में अलग एक मूवमेंट चलेगी, लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल जो जो इंडिया तंग नजरी की तरफ बढ़ेगा, उसके एक रहने के इम्कान जो जो खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा शाहिद जतोई साहब, इस वक्त इंडिया में जो सूरत हाल बनी हुई है, आपको लगता है कि उसके रद्द अमल में कोई इनकलाब आएगा, और अगर कोई इनकलाब आता है तो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे? जी देखिए, तो पहली तो बात यह है कि जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि भारत के मकबूजा कश्मीर के लोगों की जो मसाइब हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और कई सदी भी गुजर गई, अशरे भी गुजर गए, ये मसाइब ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन एक खुश आइंद बात जो है वो ये है कि उनकी मज़ाहमत भी ख़त्म नहीं हो रही। ये भी तारीख़ का एक अपना रिकॉर्ड है। कौमें जदोजहद करते करते, लड़ते लड़ते आखिर थक जाती हैं। कुछ कौमों की जो लड़ाई है वो 5 साल तक चलती है, किसी की 10 साल तक चलती है, किसी की 20 साल तक चलती है, किसी की निस्फ सदी तक चलती है। कश्मीरियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उनकी जो मज़ाहमत की तहरीक है वो लगता है कि वो मज़ाहमत की तहरीक जो है वो इस पूरे खित्ते को लीड करेगी, और कश्मीरी जो हैं वो कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ नई चीज़ इस खित्ते में बनेगी, एक नई मज़ाहमती तहरीक बनेगी, और उसके यकीनन सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो हिंदुस्तान पर होंगे, और हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी को, हिंदुस्तान की सलामती को कायम रखना अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा। इसलिए कि हर तरफ वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। हिंदुस्तान की रियासत जो है अपने इकाइयों को नहीं संभाल पा रही है। हिंदुस्तान की रियासत अपने लोगों के हकूक़ का ख्याल नहीं रख रही है। हिंदुस्तान की रियासत जो है ऐसे लोगों के कब्ज़े में आ गई है जो सिर्फ़ इंतहा पसंदी की सियासत करके हिंदुस्तान को यरगमाल बनाना चाहते हैं। उनकी सियासत जो है उसकी भेंट चढ़ जाएगा हिंदुस्तान। मुझे लग रहा है कि ये इंतहा पसंद हिंदू, जैसा कि लगारी साहब ने कहा, वो अब कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का ज़मीर जाग चुका है। हिंदुस्तान में इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक बुलंद आवाज़ मौजूद है, खुद हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। हिंदुस्तान के लोग इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। इस जो एक्ट बनाया है उन्होंने, शहरियत एक्ट, उसके ख़िलाफ़ हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर पे जो मज़ालिम हो रहे हैं उस पे भी हिंदुस्तान में आवाज़ बुलंद हो रही है। अब इस आवाज़ को दबाना हिंदुस्तान की रियासत और हुकूमत के बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है। अब थोड़ा सा अपने मुल्क की भी बात कर लेते हैं। जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि ये जो मसाइल हैं ये पिछली हुकूमतों की वजह से हैं, और जो महंगाई अब बढ़ रही है वो भी साबका हुकूमत की चोरी की वजह से बढ़ रही है। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। लगाई साहब, आप क्या समझते हैं, क्या महंगाई उस वक्त होती है जब हुकूमत चोर हो, और वो महंगाई साबका हुकूमत की चोरी की वजह से होती है या मौजूदा हुकूमत की वजह से? बात यह है कि गलतियां अगर एक कर रहा हो और वो कहे कि ये माजी वालों की गलतियां हैं, तो ये हिमाकत की बात भी है और हक़ाइक़ से चश्मपोशी भी है। ये हवाला दे रहे थे कि जनाब पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई जो है वो 23% तक, या इन्फ्लेशन जो है वो इतना आगे बढ़ गया था। तो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी उससे पहले तो लाइन लग कर आटा मिल रहा था, फिर आटा लाइन मिलकर नहीं लगा। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि गंदम की कीमत बढ़ाई गई, तो फिर गंदम की कीमत के बढ़ाने का यह नतीजा हुआ कि पाकिस्तान में आज तक अनाज का बहरान पैदा नहीं हुआ, वरना हर दफ़ा अनाज का बहरान पैदा होता था और हर दफ़ा पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगानी पड़ती थी। गंदम जो है, हालांकि अब भी बहुत सा जो गंदम का एरिया है, क्रॉप्स एरिया है, वो सारे का सारा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है शुगर माफिया के लिए, और शुगर वहाँ पैदा की जा रही है और शुगर केन पैदा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, मालूम हुआ कि 50% एक ही दफ़ा
जो है तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। ये लोग कर नहीं रहे हैं, ये लोग लोगों को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ये लोग करेंगे हम मैशत मजबूत कर रहे हैं, लोगों को भूखा मार रहे हैं, मैशत मजबूत हो रही है, लोगों से नाले शबीना छीन रहे हैं, मैशत मजबूत हो रही है, लोगों की जिंदगी को अजाब बना रहे हैं, मैशत मजबूत हो रही है। और इन लोग जो हैं तरस रहे हैं, उनके बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, मैशत मजबूत हो रही है। और बड़ा जो बड़ा सरमाया रखते लोग हैं उनके खजाने में इजाफा हो रहा है, मैशत मजबूत हो रही है। गरीब के घर में आखिरी रुपया और आखिरी जो आटे का आधा किलो रखा है वो खत्म हो रहा है, मैशत मजबूत हो रही है। ये मैशत को इस तरह से मजबूत करते हैं कि करोड़ों इंसानों को भूखा मार कर और उनके घर से रोटी चोरी करके और उनको मिट्टी का तेल महंगा देते हैं, उनको गैस महंगी देते हैं, उनको बिजली महंगी देते हैं, हर चीज महंगी देते हैं और उनके ऊपर बोझ डालते हैं। मैशत मजबूत हो रही है। हम तो मैशत को जो है टेक ऑफ करा रहे हैं, हम मैशत को मजबूत कर रहे हैं। भाई मैशत क्या चीज है? आपका मतलब यह है कि मैशत कोई और चीज है जो पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली से अलग है, लोगों के जिंदा रहने के मामला से अलग कोई और चीज है मैशत? तो फिर वो आपकी अपनी मैशत होगी, वो पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अवाम की मैशत नहीं होगी। सही। अच्छा शाहिद जतोई साहब, 2014 में आपको याद होगा जब खान साहब ने कंटेनर पर सियासत की थी तो उन्होंने अवाम को एक नज़रिया मुंतकिल किया था कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो बिजली और गैस के बिल जला दें। खुद आपको याद होगा उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अगर आज की अपोजिशन ऐसा करे तो फिर खान साहब का क्या रद्द अमल होगा? तो उस वक्त तो उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था और ख़ुद बिल जलाए थे। उन्होंने कहा जी लोग बिल ना दें, उन्होंने कहा जी हुकूमत की कोई बात ना माने, उन्होंने पुलिस से भी कहा, ब्यूरोक्रेसी से भी कहा कि वो हुकूमत की कोई बात ना माने, उनका कुछ ना करें। सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने ऐलान किया था और आज जो सूरत हाल है उससे कहीं ज़्यादा बदतर है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ाकर, बिजली के बिल बढ़ाकर और आटे की कीमतें बढ़ाकर और तेल के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर जो कुछ पैसा जमा कर रहे हैं या टैक्सों में इजाफा करके जितना पैसा जमा कर रहे हैं, अगर मैशत दुरुस्त हो रही है तो ये तो बताया जाए ना कि ये जो पैसा लोगों से छीना जा रहा है, जो लोगों के मुंह से निवाला जो छीना जा रहा है, इसका होगा क्या? ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा क्या डेट रिटायरमेंट में जा रहा है, कर्ज़ों की अदायगी में जा रहा है, या ये पैसा किसी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जा रहा है, या मैशत को किसी मजबूत करने में जा रहा है? जितना पैसा ये कमाते हैं उससे ज़्यादा आउट ऑफ बजट खर्चा हो जाता है, इनका पता भी नहीं चलता। अगर इन्होंने लोगों से एक महीने में अगर 200 अरब रुपया लिया, इजाफी लिया, और लोगों के मुंह से निवाला छीना, लोगों की चीखें सुनी, लोगों की परेशानियों से वो किया, 200 अरब रुपए अचानक यूँ चले जाते हैं आउट ऑफ बजट किसी अखराजात में, पता भी नहीं चलता और किसी को कान खबर भी नहीं होती कि जो लोगों से पैसा लिया था वो गया कहाँ। ये कोई मैशत ठीक नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो इसमें एक अनारकी नज़र आ रही है, सियासी इंतशार नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा बेचैनी और हैजान इस वक्त सोसाइटी में है। इसको अगर उन्होंने नहीं समझा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं जाने वाला, आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने देखा है कि नाज़रीन एहतसाब तो हर सियासी जमात लगाती है, लेकिन हकीकी मानों में कोई एहतसाब करना भी चाहता है या नहीं, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। लगाई साहब, एहतसाब का नारा तो हर सियासी जमात लगाती है, लेकिन अगर ऐसा है तो खुद ही अपना एहतसाब क्यों नहीं कर लेते ये लोग? अगर एहतसाब सेलेक्टिव होगा, अगर एहतसाब मुंतखब लोगों का होगा, अगर इस एहतसाब चंद लोगों का होगा, चंद खानदानों का होगा, चंद सियासतदानों को होगा, तो ये महज दिखावा होगा, ये ड्रामा होगा, ये एहतसाब नहीं होगा, इंतकाम होगा। एहतसाब एक हमागीर अमल है, हमा पहलू अमल है, हमा जहत अमल है। एहतसाब ये नहीं है कि आप दुकानदारी दे दें कि जनाब ये FIA के हवाले है, ये एहतसाब ब्यूरो के हवाले है, ये नैब के हवाले है, ये एंटी करप्शन के हवाले। एहतसाब सोसाइटी करती है और एहतसाब अवाम करते हैं। एक तो एहतसाब नहीं हो रहा है, आज तक पाकिस्तान में एहतसाब हुआ ही नहीं है, इंतकाम हुआ है। और एहतसाब के नाम पर लूट मार हुई है, एहतसाब के नाम पर दादागिरी हुई है, एहतसाब के नाम पर बदमुआशी हुई है पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। एहतसाब हुआ ही नहीं है। एहतसाब चंद कुछ अफराद, कुछ गिरोह, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम एहतसाब से
जो है वो हैं, हमें इस्तिस्ना है, हम एहतसाब से हमें खुदा ने मुंतखब किया है, हमारा एहतसाब नहीं हो सकता है, हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है, हम एहतसाब खुद करेंगे। अब कौन आएगा उनका एहतसाब करने के लिए, कौन आएगा उनको पूछने के लिए? जनाब मेहरबानी करें, एक क्रॉस द बोर्ड सिस्टम बनाएं और हर आदमी का, हर फर्द का जिसके पास अख्तियार और इक़्तिदार रहा हो किसी भी तरह का, वो आए और अपने आप को पेश करे। या एहतसाब और वो ना भी रहा हो इख्तियार, तो अगर किसी ने अपने वसाइल से ज्यादा दौलत बनाई है तो उसका हिसाब दे। अगर वो हिसाब नहीं दे पाता है तो फिर उससे और लगारी साहब, माजी के वो तमाम ताकतवर लोग जो कि इस वक्त एहतसाब के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, क्या सिर्फ उन्हें ही सजाएं देना जायज होगा या उनके साथ जो इदारे या लोग जो सहूलतकार बने हुए थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए? पूरा सिस्टम करप्ट है। मसला ये नहीं है, ये जो बैंक का बता रहे हैं काशिफ, ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो सारे का सारा खुद करप्ट है ना। वो अपने अंदर ये सारी की सारी खराबियां रखता है और उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि जितनी चाहें आप करप्शन करें, रोटेट करें। और रोटेट करने के लिए अंदर एक नहीं होता है फरीक, कोई एक शख्स नहीं होता है, उसके बेनिफिशरी और लोग होते हैं। बहुत से बेनिफिशरीज की तरफ आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते कि जनाब आपने इससे ये बेनिफिट हासिल किए हैं, आप मेहरबानी करके जरा इधर कटहरे में आकर बताएं तो सही कि आपने ये सब कुछ कैसे कर दिया। आपने, आपके इंस्टीट्यूशन ने, आपके लोगों ने, आपके गिरोह ने, आपके तबके ने, आपके अफराद ने ये दौलत बनाई, किस तरह से कैसे आप दौलत बन गए, किस तरह से आपका कारोबार चल रहा है, तो कोई इस तरह का हिसाब दे ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद मामलात पर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी हमले के बाद खित्ते के हालात में तब्दीली आई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे अमन कायम हो सके और अब खित्ते में अमन खराब करने के लिए पाकिस्तान किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। लगारी साहब, मौजूदा जो हालात हैं उनके पेश नज़र ये जो बयान है DGISPR का, ये कितना अहम है? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है और पाकिस्तान को माजी की तरह किसी भी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसका अंजाम जनरल ज़ियाउल हक के बाद के दौर और जनरल मुशर्रफ के बाद के दौर में हुआ या उसके अपने दौर में हुआ। तो पाकिस्तान को एक पूरे के पूरे एक अज़ाब से, एक जहन्नम से गुजरना पड़ा है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने हज़ारों इंसानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे फौज के जवान उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदाराना बयान है और हम इसकी उम्मीद रखते हैं और इसकी हमें ख्वाहिश है कि इस जो बात की गई है इसका पूरे मानी के साथ ऊपर अमल दरामद हो और पाकिस्तान की जंग, खुदा न खास्ता अगर खित्ते में कोई जंग होती है या ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो उसका हिस्सा न बने और अपने हम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और ईरान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ईरान की अगर फौजी अस्करी लीडरशिप के साथ ऐसी वारदात हुई है तो इस पर किसी को भी, पाकिस्तान तो जाहिर है इस पर कहीं खुशी नहीं मनाई गई, लेकिन इस पर किसी को खुश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अमेरिका को ये खुली छुट्टी है, दुनिया के किसी भी मुल्क को ये खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती है कि वो अपना किसी भी मुल्क के किसी भी लीडरशिप को टारगेट करे और उसका निशाना बनाकर उसको दुनिया से खत्म कर दे। ये तरीक़ाकार ही गलत है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुनासिब है और DGISPR की जो वज़ाहत है मेरे ख्याल में वो काफ़ी है और इसी पर ही अमल होना चाहिए। पाकिस्तान की पूरी रियासत को और तमाम अथॉरिटी को इस पाकिस्तान को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल शाहिद जतोई साहब, बड़ा अहम, जामे और बैलेंस सा पैगाम जो ये DGISPR की जानिब से दिया गया, आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज किया है दुनिया को? जी, DGISPR का जो बयान है बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान का पॉलिसी बयान है और ये बयान मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देना चाहिए था या वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को देना चाहिए था। ये उनकी तरफ से आना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि पाकिस्तान किसी भी खेल का ऐसा नहीं बनेगा।
पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देगा और पाकिस्तान इस खित्ते में अमन ख़राब करने के लिए किसी का साथ नहीं देगा। ये बयान वज़ीर आज़म की तरफ से आना चाहिए था, ये बयान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आना चाहिए था। बहरहाल एक खुश आइंद बयान है DGISPR का। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है इसको ही कंटिन्यू रखना चाहिए। माजी में हमने बहुत गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का खमियाजा अब तक भुगत रहे हैं। अब मज़ीद किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ना तो पाकिस्तान की मईशत किसी गलती को बर्दाश्त कर सकती है और ना ही पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो किसी गलती को बर्दाश्त कर सकते हैं। और दुनिया में जो नई सफ़ बंदी हो रही है, जो नई अलाइनमेंट हो रही है, उसमें अगर पाकिस्तान फिर से जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ वाला कोई फ़ैसला करता है तो पाकिस्तान के लिए आइंदा के इम्कानात भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को ऐसे किसी फ़ैसले से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली वज़ीर तालीम का जो कलमदान है वो मैट्रिक पास को सौंप दिया गया है और उस पर जब हमने वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि तालीम मैटर नहीं करती बल्कि वज़ीर में महकमा चलाने की सलाहियत होनी चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? मैं क्या करूं, मैं इत्तेफाक करूं या इख्तिलाफ करूं? मेरे इख्तिलाफ और इत्तेफाक से क्या इमरान खान अपना फैसला बदल लेंगे या महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना फैसला बदल लेंगे? उन्होंने जो फैसला किया है उसको ही वो बरकरार रखेंगे। और उससे पहले हम देख चुके हैं बिल्कुल अनपढ़ जलाल बाबा थे, वो वज़ीर तालीम बना दिए गए थे और उनके पास रस्मी दस्तखत करने की भी सलाहियत नहीं थी। तो पाकिस्तान एक तजर्बागाह है। ऐसा भी हुआ है कि जो शख्स ठेकेदार था उसको वज़ीर सेहत बना दिया गया, जो डॉक्टर था, क्वालिफाइड डॉक्टर था, उसको वज़ीर तामीरात बना दिया गया। यानी जिसको तामीरात का काम देना चाहिए था उसको सेहत का काम दिया गया, जिसको सेहत का काम दिया जाना चाहिए था उससे जो है उन्होंने तामीरात का काम लिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ये तमाशा होता रहता है। असल इक़्तिदार, असल अख्तियार कहाँ पर होता है? वो तो ब्यूरोक्रेसी के पास होता है और ब्यूरोक्रेसी फैसले करती है। नुमाइशी ओहदे होते हैं वज़ीरों के और वज़ीर बस अपनी फरमाइशें पूरी कराते रहते हैं कि हमारे घर में राशन भेज देना, हमारे घर में जो है वो साबुन भेज देना, हमारे घर में पुरानी चीज़ें भेज देना। इस तरह की चीज़ छोटी मोटी फरमाइशें करते रहते हैं। और अब अगर बड़ा भी कमाना हो तो कमाने के मामले में तो उनका शायद होता है, लेकिन ये कि अपने वजारती अमूर जो है वो संभालते हैं, ये तो बस एक ख्वाब की बात है कि हमारे वजीर जो है वजारती अमूर संभालते भी हैं और समझते भी हैं। ये बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं है। सही। मकबूजा कश्मीर की हम पहले भी वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन लगारी साहब चूंकि आज 5 जनवरी है और दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी जो हैं वो आज जुल्म सितम के ख़िलाफ़ और अपना हक़ खुद इरादियत का हसूल के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन जो है कोई 71 साल पहले एक करारदाद मंजूर की थी अक़वाम मुत्तहिदा ने और उसमें ये आज ही के दिन ये फैसला किया गया था कि कश्मीर के अवाम को इस बात का हक दिया जाएगा कि वो इस तसवाब राय के ज़रिए ये तय करें कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला क्या करना चाहते हैं। वो हक उन्हें आज तक नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों पर अमल नहीं किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए शर्मनाक बात है, उन बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए शर्मनाक बात है जिन्होंने ये वादे किए थे। और आज जो कश्मीरियों की हालत है, आज जो कुछ कश्मीर के साथ हो रहा है, आज कश्मीरी अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से वो भुगत रहे हैं और जिस तरह से तकसीम किया गया है, कश्मीर को अलग किया गया, जम्मू को अलग किया गया, लद्दाख को अलग किया गया है, जिस तरह से ये सारी सूरत हाल पैदा की गई है, मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया के ज़मीर पर, पूरी दुनिया के शऊर पर, पूरी दुनिया की फहम पर, पूरी दुनिया के इर्तिका पर, पूरी दुनिया के आगे बढ़ने पर एक ज़बरदस्त तमाचा है। और दुनिया इसको फील करे या न करे, लेकिन कश्मीरी अवाम अपनी आवाज़, अपनी ये ख्वाहिश नहीं दबा पाएंगे कि जनाब हम आज़ादी चाहते हैं, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, इससे कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो कम से कम दुनिया को भी ये बात माननी चाहिए। लगारी साहब, पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? पाकिस्तान को अब मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान आलमी बिरादरी के पास जाए। पाकिस्तान जो है उसका ये हमारा, हम नहीं कहते कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने बहरहाल अब तक जो कुछ भी इस तारीख के अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान की एक हिमायत की वजह से मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत हिमायत की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं उनका रुख करना चाहिए। हमें
वाशिंगटन में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए, हमें लंदन में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए, हमें पेरिस में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए, हमें ब्रसेल्स में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए, हमें बीजिंग में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए और हमें मॉस्को में ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए। हम दुनिया के बड़े ममालिक में जाकर ये बात करनी चाहिए कि भाई कब तक आलमी ज़मीर कब तक सोता रहेगा और दुनिया की बड़ी ताकतें कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे कि एक पूरे खित्ते को और खित्ते के अंदर मौजूद अवाम को गुलाम बनाकर, गुलाम भी बेहतर चीज होती है, उससे भी बदतर हालत में रखा गया है। क्या गुलामों के साथ ऐसा किया जाता है? जो यहाँ अमेरिका में गुलामाना निजाम रहा है, क्या गुलामाना निजाम में इस तरह होता था कि लोगों को बंद करके रख दिया जाए, उनके जिंदगी के तमाम मामूलात को खत्म कर दिया जाए? ये कहाँ होता है? ये तो नहीं होता है। लगाई साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है आज के दिन के हवाले से। उन्होंने कहा 5 जनवरी का दिन आलमी बरादरी को कश्मीरियों से वादों की तकमील का एहसास दिलाता है। क्या सिर्फ ट्वीट कर देना या पैगाम दे देना ये काफ़ी होता है? नहीं, पैगाम देने से क्या होता है? आप पैगाम दें और उसके बाद जो है आप उसकी याद दहानी करवाएं। मसला ये है कि दुनिया अमल की सख्त कब जाती है, कब सलामती कौंसिल ये तय करती है। अगर कोलिन पावल कहते हैं कि जनाब इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, तो आप चढ़ाई कर देते हैं और फिर उसके बाद आप इसका जवाब भी बनाते रहते हैं और उसका ईंट से ईंट बजा देते हैं, तहस नहस करके देते हैं, रख देते हैं और लोगों को अलगैब जेलों में बंद करते हैं। जेलों के अंदर आप तशद्दुद करते हैं और आप मुकाबला कर रहे होते हैं कि हम वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन तलाश करने गए, वो तो नहीं थे आपके पास। और सलामती कौंसिल ने किस बुनियाद पर? अच्छा, सलामती कौंसिल ने अगर फैसला किया था तो फिर तैमूर कैसे बन गया? एक ईसाई अक्सरियती आबादी के मुल्क का अलग मुल्क बनाया गया, वो उसके अंदर था इंडोनेशिया के अंदर, तो आपने अलग कर दिया। इसी तरह से ईसाई आबादी अगर थी सूडान में, तो सूडान में आपने एक अलग मुल्क बना दिया। यहाँ पर अगर लोग कह रहे हैं कि भाई हम अलग रहना चाहते हैं, हम नहीं है, कभी भी तारीख में कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा है और आज तक भी कश्मीर ने नहीं तस्लीम किया, तो फिर आप क्यों कश्मीर को जबरदस्ती हिंदुस्तान के साथ रखना चाहते हैं? ठीक है, अब हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो का आज यौम विलादत है, इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो का आज यौम विलादत है और मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स और सालगिरह के केक भी काटे गए। साथ साथ गड़ी खुदा बख्श पे भी भुट्टो के मज़ार पर कुरान खानी का इनकाद किया गया। इस हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। लगाई साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की अगर बात की जाए, किस तरह की सियासत वो करते थे, मुल्की सियासत में उनका किरदार कितना अहम था और सबसे बड़ी बात, उन्हें कायदे अवाम क्यों कहा जाता था? इसलिए कि अवाम की नफ्स पर उन्होंने हाथ रखा और तशखीस की कि यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं। भुट्टो जहाँ से इंडस निकलता है और जहाँ पर इंडस ड्रॉप करता है, इस पूरी की पूरी सारी की सारी सरजमीन की जितनी खुशबू है, उस सारी खुशबू अपने वजूद के अंदर रखते थे। वो पाकिस्तान के लोगों के इंतहाई कोर, बहुत ही डीप जाकर जो उनके अंदर की ख्वाहिशें, उमंगें, आरज़ुएं थी, उनका इदराक रखते थे और उन्हें समझते थे। इस सरजमीन की जितनी भी तारीखी खासियतें मौजूद थीं, वो सारी की सारी उनकी ज़ात में समा गई थीं। वो पाकिस्तान की तारीख का एक बेमिसाल किरदार थे और उन्होंने पाकिस्तान के उस जौहर को शनाख्त किया था, जो जौहर पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, अब भी आगे ले जा सकता है। अगर उस पाकिस्तान के उस जौहर का असबात किया जाए, इदराक किया जाए और उसे तस्लीम किया जाए, तो पाकिस्तान आज भी दुनिया की कौमों में बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कर्ज है और एक सदारती रेफरेंस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक कर्ज है और ये बात अब हमारे ऊपर है कि हम उसका इदराक करें कि हमने भुट्टो को, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने भुट्टो को नाजायज़ तरीके पर गुनाह करते हुए बहुत जालिमाना अंदाज में
तख्तेदार पर ले गए हैं और उसका नतीजा हम अब तक भुगत रहे हैं। और हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आई हैं वो महज इस वजह से आई हैं कि हमने पाकिस्तान के बुनियादी जौहर का इदराक करने वाले शख्स को बिला वजह जो है हमने तख्तेदार पर चढ़ा दिया। ठीक है, शाहिद जतोई साहब आप क्या कमेंट करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से? जी, भुट्टो साहब जैसे अजीम शख्सियत पे कमेंट करना कोई आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो एक खुशबू हैं, वो एक नज़रिया हैं, वो एक भुट्टो एक ऐसा नाम है जो खून गरमा देता है। भुट्टो एक ऐसा नाम है जो अलामत है जदोजहद की। भुट्टो एक ऐसा नाम है जो अलामत है कुर्बानी की। भुट्टो एक ऐसा नाम है जो अलामत है सच्चाई की। भुट्टो ऐसा नाम है जो सियासत से, आवाम से रोमांस की शनाख्त है। उन्होंने रोमांस किया है आवाम के साथ, उन्होंने सियासत के साथ रोमांस किया है। वो सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे थे, वो सियासत शोहरत के लिए नहीं कर रहे थे। लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अयूब खान की काबीना में शमूलियत अख्तियार की। जब वो अयूब खान ने उन्हें बरतरफ किया तो पूरे अफ्रीका और एशिया में, पूरी थर्ड वर्ल्ड में लोग चीख उठे कि अयूब खान ने एक साम्राज्य दुश्मन, एक बहुत बड़े लीडर को पाकिस्तान की रियासत हुकूमत से अलग किया है। अयूब खान ने बहुत बड़ी गलती की है। भुट्टो पाकिस्तान को दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। जब वो वहाँ से निकले, अयूब खान की काबीना से निकले, तो उसके बाद फिर वो एक तूफ़ान बन के उठे और वो तूफ़ान आज तक नहीं थमा है। आज उनकी शहादत को 5वां अशरा शुरू हो चुका है। जो वक्त गुजरता जा रहा है हमें एहसास हो रहा है कि हमने भुट्टो का कत्ल करके बहुत बड़ी गलती। असल में वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया है। शाहिद जतोई साहब बहुत शुक्रिया आपका, नवाब का भी बहुत शुक्रिया। और वक्त की कमी के बायस हम ये डिस्कस नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग पर नाज़रीन अब तक काबू नहीं पाया जा सका और सोशल मीडिया पर भी प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो बस दुआ ही की जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में जो लगी आग है उस पर काबू पाया जा सके। हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।